Hi everyone, I am Anjali. Welcome back to my channel Study Buddies with Angel. So, yesterday we read this topic, the French Revolution and the idea of nation. So, where did we end that topic yesterday? Today we start from there. I will also give important question to you at the end of this chapter. So please stay tuned with me. Let's start. Again, I will explain you line by line in Hindi. Within the wide swathe of territory that came under his control, Napoleon set up about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. धीरे धीरे करके बहुत बड़ा एरिया फ्रांस के अंडर में आ गया. नेपोलियन ने जो जो चेंजेस फ्रांस में किए थे अब उसे नए नए जगह में भी इंट्रोड्यूस करने लगा. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France. But in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. उसकी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है तो बहुत नेगेटिव भी हैं. जैसे नेपोलियन ने सेंसरशिप इम्पोज किया, टैक्स बढ़ा दिया, फोर्स आर्मी रिक्रूटमेंट करने लगा, तो इससे डेमोक्रेसी तो बस नाम की है, काम तो सारे मोनार्की वाले ही हो रहे थे. पर उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में सुधार किए. जैसे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया. तो जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही नेपोलियन का भी नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों ही था. द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज नेपोलिक कोड, डिड away with all the privileges based on birth, established equality before the law, and secured the right to property. सिविल कोड मैक्सिमम पूछा ही जाता है, सो द सिविल कोड ऑफ 1804 को नेपोलिक कोड भी बोला जाता है. सो नेपोलिक कोड में क्या क्या हुआ? डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, मीन्स कि अगर कोई राजा महाराजा हो तो वो ये नहीं है कि उसका बेटा राजा बनेगा, ये सब हटा दिया गया नेपोलियन के द्वारा. इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी सबके लिए इक्वल है. एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी. दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल. जो जो रीजन फ्रेंच के कंट्रोल में आने लगा वहाँ भी ये सब लागू किया जाने लगा. इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. नेपोलियन ने और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न भी किए, जैसे एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी व्यवस्था को ख़त्म किया. एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, पीजेंट्स को बंधुआ मजदूरी से मुक्त किया गया. एंड मैनोरियल ड्यूज़. इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया. Peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a new found freedom. जितने भी peasants हैं, artisans हैं, workers हैं, new businessmen हैं, उन लोग को नया freedom मिला. Businessmen and small scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weight and measures and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. नेपोलियन ने करेंसी को कम किया था. वहाँ पे बहुत सारी करेंसी चलती थी तो नेपोलियन ने उसको कम किया, जैसे कि ज़्यादा दिक्कत ना हो. ट्रेड बैरियर्स हटाया गया, जो कि बिजनेस मैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स के लिए बहुत ही अच्छा हुआ. वहाँ पर नेपोलियन ने यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी को भी चलाया, जो कि सारे जगह में सबको पसंद आने लगा. इसीलिए फ्रांस के अलावा भी लोग इसे अडॉप्ट कर रहे थे. However, in the areas conquered, the reaction of the local populations of French rule were mixed.
नेपोलियन ने जो भी एरिया कॉन्कर्ड किया था फ्रांस के अलावा, ऐसा नहीं है कि सबको नेपोलियन की पॉलिसी पसंद ही आ रही थी। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities of Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. जब फ्रेंच के लोग होलैंड, स्विट्ज़रलैंड, सम सिटीज़ ऑफ ब्रुसेल्स, मैन्स, मिलान एंड वॉर्साओ में गए तो उन लोग को ऐसे ट्रीट किया जा रहा था, जैसे ऐसे वेलकम किया जा रहा था कि आप ही मेरे मसीहा हैं, आप जो करोगे सब मेरे लिए सही रहेगा। लेकिन ये सब ज़्यादा दिन के लिए चलने वाला नहीं था। बट द इनिशियल enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. बाद में उन लोग को लगने लगा कि ये हम लोग को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग जब मोनार्की में थे तो भी वो लोग पॉलिटिकल फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, और अब वो लोग डेमोक्रेटिक में हैं फिर भी वो लोग पॉलिटिकल फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। उन लोग को ये बात लगने लगा था कि एक तरफ से हम लोग पे शासन ही कर रहे हैं। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe. टैक्स बढ़ा दिए गए। सेंसरशिप मीन्स नेपोलियन के खिलाफ कोई भी बोल नहीं सकता है, और अगर कोई बोलेगा तो उन लोग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करने लगे। ये सब उन लोग को एकदम पसंद नहीं आने लगा। Actually, they thought that all the rights were snatched from them one by one. All seemed to outweigh the advantages of the administrative changes. सब उन लोग को बेकार लगने लगा, जो कि उन लोग को पहले एडवांटेजेस लग रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का, लेकिन अब उन लोग को ऐसा नहीं लग रहा था। वो लोग जान रहे थे, वो लोग को लगने लगा था कि फ्रेंच अपनी आर्मी को बढ़ा के यूरोप को कॉन्कर करना चाह रहा था और उन लोग पे बाद में शासन करना चाह रहा था। So, this is the end of the topic of the French Revolution and the idea of the nation. Thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care.